Hello friends, welcome back to www.ionic.com, your favorite social networking site that keeps you connected with all your Pratham friends. This is our show, एक मुलाकात के इस आज के एपिसोड में हम मिलेंगे PCVC के असिस्टेंट डायरेक्टर किशोर भामरे जी से। इस एक मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे मैं चकित हो गया और साथ ही उन बातों ने मुझे इंस्पायर भी किया। उन्होंने जो अपने काम और अनुभवों के बारे में बातें की हैं, उम्मीद करता हूँ वो बातें आपको भी अच्छी लगेंगी। हाय, मेरा नाम किशोर भामरे है और मैं प्रथम काउंसिल फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन, ये प्रथम के वल्नरेबल विंग है, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने मेरा मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क से और मैं पालघर में रहता हूँ। पालघर अगर आप वैसे देखोगे तो एक रूरल एरिया है और जब मैंने पहली बार मेरे 12th के बाद सोचा कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि मुझे जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करना था। मेरा इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ था, बट मेरे एक फैमिली फ्रेंड से मुझे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के बारे में जानकारी मिली और जिस तरीके से मैंने वो प्रोस्पेक्टस पढ़ा और मुझे काफी इंटरेस्ट हुआ कि कुछ तो भी अलग है, और तभी मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क को एडमिशन लिया। और पहली बार मैं जो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट से सीधा एक्सपोज हुआ चर्च गेट, जो बम्बई में जो पहली बार मैंने लोकल ट्रेन अकेले ऑन माय ओन देखी और वहां से ये जर्नी शुरू हुई है इस पूरे क्षेत्र में। मेरे BSW के बाद, BSW 3 साल का कोर्स था और मैंने 1 साल का फिर गैप लिया बिफोर आई गेट इनटू माय मास्टर्स, और मैंने प्रथम के साथ चाइल्ड लेबर प्रोग्राम में धारावी में काम करना शुरू किया। तो धारावी में जैसे हम कह रहे थे कि प्रथम स्टैंड्स फॉर एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, एंड व्हेन वी वर सेइंग एवरी चाइल्ड, हमें हर एक बच्चे तक पहुंचना था। और बम्बई में जब ये सब एजुकेशनल सर्वेस हुए थे तब हमें लगा कि काफी बड़े पैमाने पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल है और वो एडिशनल कंपोनेंट था कि वो चाइल्ड लेबर्स थे, वो काम कर रहे थे। इट्स नॉट ओनली कि बच्चे अपने फैमिलीज के साथ है और पढ़ नहीं रहे, बट वो अलग से मालिकों के साथ अपने माँ बाप के बिना बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों से यहाँ लाए गए थे और मालिकों के साथ रहते हुए दिन के 14 से 16 घंटे काम कर रहे थे। तो जब हमने ये शुरुआत की तो हमें बहुत सी कठिनाई आई कि चाइल्ड लेबर ये बैन है लॉ से, बट मालिकों से जब हम बात करते थे तो काफी दिक्कतें होती थी उनको कन्विंस करने को कि इन बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो हमने नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एजुकेशन एज ए स्ट्रैटेजी यूज की और उनके साथ काम करते हुए उन्हीं फैक्ट्रीज में क्लासेस शुरू की। तो हर एक जरी की फैक्ट्री एक एजुकेशन क्लास बन गई और मेरे 150 के ऊपर वॉलंटियर हर दिन इन फैक्ट्रीज में जाके मालिकों से काम के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाई के लिए रिक्वेस्ट करते थे। सो कुछ क्लासेस हमने जो मालिक जो सपोर्टिव थे उनके साथ शुरू करते हुए 10 मिनट की क्लासेस शुरू की थी। तो हमारा रिक्वेस्ट यही था मालिकों से कि दिन भर के पूरे 14 घंटे का जो बच्चों का शेड्यूल है उसमें से एटलीस्ट 10 मिनट वो दे, तब बच्चे अपना कुछ कर पाए। सो काम तो वो करते थे अपनी मजबूरी के कारण, बट जो उनके दिल को लगता था अच्छा वो 10 मिनट कर पाए। तो हॉबी क्लास शुरू हुआ, जब बच्चे आके हमारे साथ गाते थे, खेलते थे, ड्राइंग्स निकालते थे, क्राफ्ट करते थे और बच्चों को काफी आनंद मिलता था जो दिन भर का जो उनका बिजी बोरिंग शेड्यूल होता था उससे। धीरे धीरे ये क्लासेस 10 मिनट से लेकर 2.5-3 घंटे की हुई और बच्चों ने काफी अच्छा इंटरेस्ट लेना शुरू किया पढ़ाई में। वो जो प्रोग्रेस हम बच्चों का करवा पाए और जो बच्चों ने दिखाया कि वो किस तरीके से इंटरेस्टेड है, मालिकों ने भी मदद करना शुरू किया। हमने तभी नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू काफी बच्चों को 3rd और 5th और 8th स्टैंडर्ड के लिए बिठाया। ये सब मूवमेंट शुरू हो रही थी और इसके बाद मैं फिर से मेरे मास्टर्स के लिए चला गया और 2 साल मास्टर्स करने के बाद काफी संस्थाओं का ऑप्शन था, बट जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था मुझे लगा कि मैं वापस आके उसी प्रोजेक्ट पे अपने जिंदगी भर नहीं कह सकता, बट इनिशियल इयर्स ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ आई शुड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से मेरी पोस्ट सेकेंड इनिंग मास्टर्स के बाद प्रथम में शुरू हुई और तभी ये 2003 की बात है और तभी मैंने मुंबई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर करके काम शुरू किया। और धीरे धीरे जब वैसे मैं कह रहा था कि जो 2 साल बीच में जब मैं नहीं था तभी प्रथम के लोगों ने ये प्रोजेक्ट को एक 15,000 बच्चों तक पहुंचा दिया था। तो एक टाइम था जब हम 15,000 बाल श्रमिकों के साथ एजुकेशनल एक्टिविटी करते थे, ड्रॉप इन सेंटर करते थे। ड्रॉप इन सेंटर एक ऐसी जगह थी जब बच्चे बाहर आके थोड़ा सा सुकून की सांस ले सकते थे, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर इन सेंस वो बॉन्डेड थे उस मालिकों के साथ और उनको उस 4 वॉल्स के बाहर की दुनिया दिखी नहीं थी। और प्रथम की एक कोशिश थी कि ड्रॉप इन सेंटर के थ्रू हम इन बच्चों को बाहर लाए और उनको वो दुनिया दिखाए कि उन 4 दीवारों के बाहर की दुनिया क्या है, बाकी बच्चे कैसे रहते हैं। तो एक ड्रॉप इन सेंटर काफी सक्सेसफुल कोशिश रही थी, उनके थ्रू हमने हेल्थ सेंटर शुरू किए तो बहुत पैमाने पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाहर आने लग गए। हमेशा से जब ये प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे पूरी
कोशिश यही थी कि बच्चों को बाल श्रम से पूरा मुक्त किया जाए, क्योंकि कोई बच्चा 14 घंटा काम करते हुए अच्छा पढ़ नहीं सकता था। तो इस तरीके से बट डायरेक्टली बच्चों को रेस्क्यू करके हम इनके साथ आगे क्या करें ये सोच भी नहीं बनी थी। और एक बड़ा कंपोनेंट इस बच्चों के साथ काम करते हुए हमें दिखाई दिया कि ये बच्चे लोकल नहीं है। तो काफी बच्चे मुंबई जो थे वो यूपी, बिहार, राजस्थान, जो भारत के पिछड़े राज्य हैं उनसे आए थे। तो हमने फिर यूपी, बिहार में जाके काम शुरू किया और वहां पे देखा कि क्या कारण है, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चे काम करते हैं क्योंकि गरीबी है, बट हमें ऐसे नहीं लगता। गरीबी एक कारण हो सकता है, और जब इन राज्यों में हम गए तो हमें दिखाई दिया कि बड़े पैमाने पे एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उन गाँव में कोई स्कूल चालू नहीं है, या अगर क्लासेस है तो टीचर नहीं आ रहा है, अगर टीचर है तो एक टीचर 4 क्लासेस ले रहा है, और ये एजुकेशन पर से हो नहीं रहा था। तो शिक्षक बच्चों को स्कूल में अट्रैक्ट करने में फेल हो रहे थे और इसीलिए बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे थे। अब जब बच्चा स्कूल से बाहर है और वहां कुछ करने के लिए नहीं है, तो बच्चे खेतों में जाके काम करते थे, या फिर यहाँ से जो ट्रैफिकर है जो उन्हीं गांव के उनके चाचा मामा कहलाते हैं, वो गांव में जाके पालकों को या माताओं को बोलते थे कि ऐसे भी आपका बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, he has nothing better to do here, so why don't you send these children with us in Mumbai? और हम वहां जाके उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छी स्किल देंगे, हुनर देंगे, और वो अपने आप अपने पैर पे खड़े हो पाएंगे। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पे बच्चों का ट्रैफिकिंग होके इन बच्चों को मुंबई शहर लाया गया। जब बच्चे मुंबई में आ जाते हैं तो हमने पाया था कि इनका फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके के माहौल में जब हम काम कर रहे थे तो हमको लगा कि दोनों जगह काम करने की जरूरत है, और हमने पूरी एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट प्रथम ने पूरे इस फील्ड को दिया, जो था कि सोर्स स्टेट एंड रिसीविंग स्टेट। जो सोर्स स्टेट जहां से बच्चे आ रहे थे और रिसीविंग स्टेट जिन सिटीज में वो आ रहे थे, तो हमने दोनों जगह पे काम करना शुरू किया। जब जब बच्चों ने खुद होके कहा कि वो मालिकों से तंग आ चुके हैं या मालिक उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, हमने मालिकों से कन्फ्रंट किया और बोला कि आपको अभी बच्चों को भेजना पड़ेगा। जिन मालिकों ने सहायता की वहां भी ये प्रोसेस बहुत प्यार से हुई, बट बड़े पैमाने पे जहां जहां मालिकों ने हमको विरोध किया, हमने पुलिस की मदद से इन बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माँ बाप के हवाले किया। हमने खुद जाके बच्चों को जब गांव में माँ बाप के हवाले किया तो माँ बाप को भी पता नहीं था कि इनके बच्चों के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कि इतनी तकलीफें बच्चों ने यहाँ पे सही है। और फिर उनको जब गांव में ये रेजोल्यूशन होता था ग्राम विलेज पंचायत में कि फिर आगे से हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो इस तरीके का एक अवेयरनेस की एक प्रोसेस पूरे बिहार और यूपी के राज्यों में शुरू हो गई थी। 2005 इस पूरे मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट रहा, जब अफजल अंसारी नाम के एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, और ये मौत मालिक के एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुई थी, और उसकी बॉडी हमें एक गोनी में बंदी पड़ी एक टॉयलेट्स के पास मिली थी, और ये बच्चा प्रथम के एजुकेशन सेंटर का था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और डिस्टर्बिंग ये पूरा इंसिडेंट था। प्रथम की डायरेक्टर जो पीसीबीसी के फरीदा लांबे, विकास सावंत जो सीनियर कलीग है मेरे, हम सब बैठ के कह रहे थे कि और कितना दिन हम एजुकेशन चलाएंगे, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन से शायद हम इन बच्चों को मुक्त नहीं कर पाए। हम उनके दिन के 2-3 घंटे डेफिनेटली काम के कम कर रहे थे वो क्लासेस के थ्रू, बट पूरी उनकी रिहाई नहीं हुई थी, पूरी मुक्तता नहीं हुई थी, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हो ही रहा था। फिर हमने ये काफी सोच के बाद हमें ऐसे लगा कि हम ये मुद्दा हमारे पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ लेके जाए, और लकीली मिसेस लांबे शरद पवार जी को अच्छे से जानती थी, तो ये हमने पूरा प्रेजेंटेशन शरद पवार जी को किया। उन्होंने फिर हमें तब के गृह मंत्री श्री आर पाटिल इनके तरफ हमको भेजा, हमने उनसे पूरी बात की, और लकीली आर पाटिल जो काफी सेंसिटिव पॉलिटिशियंस रहे हैं, उनको इस पूरे मुद्दे की सीरियसनेस समझी और उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर प्रथम ने 2-3 संस्थाओं की मदद से बॉम्बे के मदनपुरा इलाके से 490 बच्चों को रेस्क्यू किया था, और ये सभी बच्चे यूपी बिहार से लाए गए थे और जरी लेदर यूनिट्स में काम कर रहे थे। वो इस पूरे मूवमेंट में काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इसको लाइव कवरेज मीडिया में मिला था। टास्क फोर्स का गठन होने में, टास्क फोर्स का मतलब सभी डिपार्टमेंट एक अम्ब्रेला के नीचे आना और जॉइंटली पूरे मुद्दे को, जैसे चाइल्ड लेबर के मुद्दे को देखना, एक इस पूरे रेस्क्यू का या रेड का फलित मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर ये रेड नहीं होती तो शायद आज ये जो कैंपेन, इतने बड़े मूवमेंट जो चली, वो शायद नहीं हो पाती। गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे ये रेड करनी पड़ी और काफी सक्सेसफुल वो रेड हुई।